वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ जेएसटी प्रिपरेशन सीरीज। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। हमारी ये जो सीरीज है वो बेसिकली उन एमसीक्यूज को ज्यादा फोकस करती है जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, और उसके अलावा जो पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं। सो अगर जिन्होंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा तो उनके लिए उनकी जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड है। न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड इन। अब बेसिकली हमारे पास दो तरह के फ्लूइड पावर सिस्टम्स होते हैं। एक न्यूमेटिक सिस्टम है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो ये दोनों पावर सिस्टम्स हैं, लेकिन है क्या फ्लूइड पावर सिस्टम्स। इनमें कोई ना कोई फ्लूइड यूज होता है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज एनीथिंग दैट इज एबिलिटी टू फ्लो। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। तो उसमें कौन सी चीजें आ जाती है? एक तो आ जाएगा गैस और दूसरा आपका आ जाएगा लिक्विड। तो ये होते हैं हमारे फ्लूइड पावर सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम वो पावर सिस्टम होता है जिसमें मोस्टली गैसेस को यूज किया जाता है, कंप्रेस करके यूज किया जाता है, और उसी से जो है वो पावर ट्रांसमिट होता है और कंट्रोल भी होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कंप्रेस्ड गैस का यूज हो उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें आपका नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड यूज हो। नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड मोस्टली हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज होता है। अब यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड इन। न्यूमेटिक सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास जो है अगर हम उनको गौर से देखें तो पहला है स्प्रे गन्स। हमारे पास जो स्प्रे गन्स होती हैं उसमें भी हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, ताकि जो है हम कोई भी लिक्विड या पेंट है उसको स्प्रे कर सके। तो इसमें जो है न्यूमेटिक सिस्टम यूज होता है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पंप्स। हमारे पास न्यूमेटिक पंप्स भी यूज होते हैं जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं ताकि हम फ्लूइड को मूव करवा सके। तो पंप्स में भी यूज होता है। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन हमारा है डेंसिटी टूल्स। तो ये इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि डेंसिटी को मेजर करते हैं, तो उनमें भी न्यूमेटिक जो है प्रेशर का यूज होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है इन तीनों ऑप्शंस में न्यूमेटिक सिस्टम का यूज होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट वो है विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो फ्लूइड पावर सिस्टम्स होते हैं, एक न्यूमेटिक होता है, दूसरा हाइड्रोलिक पावर सिस्टम होता है। अब हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में मोस्टली वो फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जिनको हम ज्यादा कंप्रेस ना कर सके। तो अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस तो जैसे सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर हम इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और गैस आपकी इजीली कंप्रेस हो जाएगी। तो ऐसे फ्लूइड्स जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जो कंप्रेस ना हो सके, वो यूज होते हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में। और ऐसे फ्लूइड्स जो कि कंप्रेस ना हो सके वो मोस्टली कौन से होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्योंकि गैसेस और लिक्विड को अगर हम कंपेयर करें तो गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी इतनी नहीं होती। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स जो है वो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में यूज होते हैं। तो बाकी हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें है वाटर। तो वाटर मोस्टली जो पहले हाइड्रोलिक सिस्टम्स थे उनमें मोस्टली वाटर यूज होता था। अब जो है वो ऑयल यूज हो रहा है। मोस्ट कॉमन फ्लूइड हाइड्रोलिक सिस्टम्स में जो ऑयल है वो यूज होता है। नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपकी हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में यूज होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी हमारे पास नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होगा वो हम हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो करता ही इसी प्रिंसिपल पे है कि इनकम्प्रेसिबल मीडियम के थ्रू आपका पावर ट्रांसमिट होता है।
So next we have also the question is related to physics. 1 horsepower is equal to अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो उसको हम जो एब्रीविएशन इसका HP है, इट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट है हॉर्स पावर और स्टैंडर्ड यूनिट्स में 1 horsepower 746 वाट के बराबर होता है। सो 1 horsepower इज इक्वल्स टू 746 watt. This is the unit of power. Okay. So B is the correct option here. Then next we have which of the following harmonics is 2 octaves higher in pitch than the fundamental? अब जो हमारे पास ऑप्शंस है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड एंड फोर्थ हार्मोनिक्स, इनमें से कौन सी हार्मोनिक्स ऐसी है जिसकी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से उसकी पिच 2 octaves हायर है। अब ऑक्टेव का मकसद यहाँ पे ये है कि फ्रीक्वेंसी के डबल जो चीज हो वो ऑक्टेव कहलाती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो बेस फ्रीक्वेंसी होता है, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड हार्मोनिक हमारे पास है उसको हम 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड हार्मोनिक हमारे पास है उसको 3F और जो फोर्थ हार्मोनिक हमारे पास है उसको हम 4F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो फर्स्ट हार्मोनिक जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको बेस फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। अब इससे जो चीज डबल होगी वो 1 octave हायर होगी। अब इससे डबल कौन सी चीज है? 2F इसका डबल है, तो हम कहेंगे कि सेकंड हार्मोनिक जो है ये 1 octave हायर है देन दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 octaves हायर कौन सी है, 2 octaves हायर कौन सी हो जाएगी? 4F। तो फोर्थ हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी 4F, ये 2 octaves हायर होगी किससे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। ओके, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्थ हार्मोनिक। ओके, देन इसी से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है बेसिकली। यहाँ पूछा जा रहा है कि इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग इज 220 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। बेसिकली हमें जो चीज गिवन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 220 हर्ट्ज। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सेकंड हार्मोनिक 2F होता है, थर्ड हार्मोनिक 3F, 4F, 5F एंड सो ऑन। सो सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा 2F और हमारे पास F गिवन है 220 है, तो 2 इंटू 220 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 440 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 220 हर्ट्ज है, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2F, 2 इंटू 220 आंसर आएगा 440 हर्ट्ज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज आपके पास शायद क्लियर ना आ रही हो, तो just sorry for the inconvenience, लेकिन we have to go with the flow, so कवर भी करना है हमें, so let's see. Okay, so next question is the study of the behavior and application of compressed air is called. अब कंप्रेस्ड एयर का जो बिहेवियर है, जो एप्लीकेशन है, उसको हम कौन सी ब्रांच में बेसिकली स्टडी करते हैं? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही चीज देखी कि न्यूमेटिक का मकसद होता है कि जहाँ पे कंप्रेस्ड जो है वो एयर यूज की जाए, कंप्रेस्ड गैस यूज की जाए। तो जहाँ भी न्यूमेटिक का लफ्ज आता है इट मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू कंप्रेस्ड एयर. So pneumatic technology basically is the study of the behavior and application of compressed air. So A is the correct option. बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती है जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होती है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद द एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स और नैनो टेक्नोलॉजी में जो है वो नैनोमीटर पे काम होता है, नैनो मटेरियल्स का यूज होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी।
Okay, next we have sound waves travel in solvents in the form of सॉल्वेंट में जो साउंड की वेव्स है वो ट्रेवल करती है, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ट्रांसवर्स फॉर्म में करती है, लॉन्गिट्यूडिनल, स्टेशनरी या बोथ ए एंड बी? तो अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स को देखें तो जब सॉलिड में साउंड वेव्स ट्रेवल करती है तो वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, जबकि लिक्विड में जब आपके साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं तो वो आपके होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, स्टेशनरी वेव्स नहीं होते। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा क्योंकि ए ट्रांसवर्स वेव्स है, जो कि गलत ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लिक्विड्स में साउंड जो ट्रेवल करता है वो थ्रू longitudinal waves करता है। Okay. Next we have a question related to bio. Which structure prevents the food from entering the larynx during swallowing? जब भी हम खाना खाते हैं तो स्वेलो करने के टाइम पे कौन सी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर जो कि फूड को प्रिवेंट करती है, रोकती है ताकि वो लैरिंक्स में ना जाए। अब लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स मोस्टली हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो लैरिंक्स है। सिचुएटेड कहाँ होता है? ये लोकेटेड होता है बिटवीन फेरिक्स एंड ट्रेकिया। फेरिक्स और ट्रेकिया के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जब भी हम फूड को इंटेक करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग लैरिंक्स के ऊपर जो है एक छोटा सा जो है कवर टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। वो क्या करती है? वो आपके फूड को या जो भी लिक्विड आप जो इंटेक कर रहे हो उसको रोकती है लैरिंक्स में जाने से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी क्या है? बेसिकली एपिग्लॉटिस है क्या? ये लैरिंक्स के ऊपर एक छोटी सी जो है स्ट्रक्चर होती है जो कि उस लैरिंक्स की ओपनिंग को कवर करती है ताकि कोई भी चीज उसमें अंदर ना जा सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एपिग्लॉटिस। Then next we have another question related to biosection. Zygote forms after the fusion of different embryo, gametes, body cells या both A and B. अब जायगोट जो है वो कब बनता है? जब भी गैमेट्स की आपस में फ्यूजन होती है। गैमेट्स की जब भी आपस में फ्यूजन होती है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और होता क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कौन सा होगा? स्पर्म होगा। और फीमेल गैमेट कौन सा होगा? या तो ओवम होगा या एग होगा। इन दोनों का जब आपस में फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जायगोट फॉर्म्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स। डिफरेंट गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं आपस में तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये बनते कैसे हैं? जब भी डिफरेंट गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनते हैं। ओके, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट वी हैव another question related to the botany section. Pollen grains are microscopic structure located in blank of flower. अब पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लावर की कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं? होते तो माइक्रोस्कोपिक है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है इनके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। फ्लावर का जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पोलन ग्रेन्स में होता है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं एंथर में। सो एंथर बेसिकली ये क्या है? एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि अगर हम पिस्टिल को देखें तो पिस्टिल क्या है? ये फीमेल पार्ट है जिसके अंदर ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टेग्मा होता है। पेटल जो है वो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है। और सेपल जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। जब फ्लावर के ओपन होने से पहले जो चीज फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है उसको सेपल कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में आते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो एंथर में पाए जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next we have the transfer of pollen of a flowering plant to the stigma part from anther of another flower is called. अब हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, ए एंड बी। अब यहाँ से जो है पोलेन्स ट्रांसफर होके
बी में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट टू द स्टिग्मा पार्ट फ्रॉम एंथर ऑफ अनदर फ्लावर। तो बेसिकली स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो पोलन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जब पोलन स्टिग्मा के पास जाएगा, सेम फ्लावर के अंदर जाएगा तो वो पॉलिनेशन कहलाता है, और दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में हमें हमारे पास स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया कि क्रॉस पॉलिनेशन है या पॉलिनेशन है, तो हम सिंपली पॉलिनेशन को कंसीडर करेंगे। तो पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा। एंथर में आपके पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर होते हैं टू दी स्टिग्मा, तो इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है पॉलिनेशन। अगर तो सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है पॉलिनेशन होगा, अगर डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जबकि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन एक डिफरेंट टर्म है। जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होता है, और जबकि फर्मेंटेशन जो है वो इस रिप्रोडक्टिव पोर्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए पॉलिनेशन। अगर तो स्पेसिफिक आपके ऑप्शंस में पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों आ जाते हैं तो वहां पे आप क्रॉस पॉलिनेशन को कंसीडर करोगे, जबकि यहाँ पे सिंपल पॉलिनेशन की बात हो रही है तो पॉलिनेशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, so next we have another question related to the botany section, और ये भी आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है क्वेश्चन। प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। अब जो प्लांट जो है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मोस्टली कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास है क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड सॉइल। अगर हम क्लोरोफिल को देखें तो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जबकि ये न्यूट्रिएंट्स का सोर्स नहीं है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एटमॉस्फेयर का जो मेजर जो रोल होता है वो CO2 प्रोवाइड करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। इनका जो काम है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना नहीं है। और लाइट भी अगर हम बात करें तो ये भी फोटोसिंथेसिस को फेवर करता है, नॉट फॉर न्यूट्रिएंट्स। और प्लांट्स को मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स रिसीव होते हैं वो सॉइल से रिसीव होते हैं। अब सॉइल के अंदर वाटर भी होते हैं और बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट्स के। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो मोस्टली प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सॉइल के थ्रू मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉइल। Okay, so another next question is related, also this is related to the biobotany section. Plants that grow under average temperature and moisture. ऐसे plants जो कि average temperature और moisture की conditions पे grow होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो these plants are basically known as mesophytes. मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एवरेज जो भी आपका टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशंस होंगी, उनमें आपके ये ग्रो हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास रोज, रोज जो है वो आपके किसी भी एवरेज टेम्परेचर पे ग्रो हो जाते हैं। सनफ्लावर वो भी मीजोफाइट्स में आते हैं। सो ऐसे प्लांट्स जो कि एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशंस पे ग्रो हो जाए उनको मीजोफाइट्स कहा जाता है। जबकि अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो हेलोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मोस्टली सॉल्टी सॉइल्स में ग्रो होते हैं। ऐसे सॉइल्स जिनमें सॉल्ट का पोर्शन ज्यादा हो, वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है वो जहाँ पे वाटर ज्यादा होता है, जहाँ पे वेट कंडीशंस होती है, वहां पे ग्रो करते हैं हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि लिली वगैरह हो गए। देन लास्ट इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस पे ग्रो होते हैं। मोस्टली डिजर्ट्स वगैरह में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, और इनकी जो एग्जाम्पल है वो कैक्टस है।
डिजर्ट्स में मोस्टली ये ग्रो होता है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो प्लांट्स जो कि एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे ग्रो करें उनको क्या कहा जाता है, तो दीज आर नोन एज मीसोफाइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, then next we have entomology is the science that studies। अब entomology जो है basically the study of insects is known as entomology। entomology है क्या, zoology की ब्रांच है जो कि डील करती है with the study of insects। बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो जैसे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, अब वो वर्ड्स डिराइव कहाँ से हुए हैं, उनका जो ओरिजिन और हिस्ट्री होती है साइंटिफिक टर्म्स की, उनको एंटोमोलॉजी नहीं कहा जाता, उनको एटाइमोलॉजी कहा जाता है। एटाइमोलॉजी जो है वो डील करती है विथ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, कि आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि मोस्टली दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ होता है, जो साइंटिफिक टर्म्स यूज होती है, उसकी स्टडी को एटाइमोलॉजी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमसे एंटोमोलॉजी पूछा गया है। और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स को साइकोलॉजी कहा जाता है, या हम उसको एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं। और जबकि रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की जो स्टडी होती है उसको हम या तो जियोलॉजी कहते हैं या उसको पेट्रोलॉजी भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अबाउट एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी जोलॉजी की वो ब्रांच है जिसपे हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंसेक्ट्स। ओके, then next we have some questions from chemistry section. So the question is, atom is concentrated in protons, electrons, nucleus, or none of these? Okay, so this question is basically related to the structure of atom। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एटम इज कंसंट्रेटेड, बेसिकली यहाँ पे ये चीज पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि एटम का मास जो है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर हम एटम की स्ट्रक्चर को देखें तो आप सबको पता होगा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एटम के सराउंडिंग में जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होते हैं। अब हमारे पास जो एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उनको अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और दूसरा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होती है, जबकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे न्यूक्लियस के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियस होगा और सराउंडिंग में शेल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल्स में मूव कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपका एटम का जो भी मास होता है वो पूरा का पूरा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। अब एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपके एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, उनको उनका आप सम निकालोगे तो आपको एटम का मास मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है कि एटम का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। तो एटम का मास जो है वो डिपेंड ही करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एटम का पूरा जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूक्लियस। जबकि प्रोटॉन्स जो है वो मास को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, और नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। सो एटॉमिक मास की बात है, इट मीन्स के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात हो रही है, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वो है another question related to the same atomic structure। ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द सिंबल हीलियम 2, नीचे 2 है ऊपर 4 है। अब यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें बीच में आपके किसी भी एटम का सिंबल होता है, ऊपर सबस्क्रिप्ट में एक चीज लिखी हुई होती है, एक नंबर लिखा हुआ होता है, और नीचे ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में एक चीज लिखी हुई होती है,
और नीचे सबस्क्रिप्ट में आपका दूसरा कोई नंबर लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे नीचे जो चीज लिखी हुई होती है वो क्या होती है, वो होता है इसका एटॉमिक नंबर। इट मीन्स हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2। और इसके सुपर स्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, वो होगा एटम का मास, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, उनका सम जो होगा वो एटॉमिक मास होगा। इट मीन्स 4 जो है वो 4 के अंदर आपके प्रोटॉन का नंबर भी आ जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर भी आ जाता है। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर मोस्ट बेसिकली क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी आपके एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इट मीन्स हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2। और दूसरी जो बात जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स जितने भी होंगे उस एटम के अंदर उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो इस चीज से हमें पता क्या चल रहा है कि ऊपर वाला जो है इसका मास है, नीचे वाला इसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से जो भी चीज होगी वो हम कहेंगे कि इस सिंबल से हमें ये चीज पता चल रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमें इस सिंबल को देख के ये चीज हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एटम ऑफ हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, या हम ये कह सकते हैं कि हीलियम हैज अ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर ऑफ 4, या हम ये कह सकते हैं कि हीलियम ऑकर्स एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमारे पास ये जो सिंबल है, अगर हम जो बी ऑप्शन को देखें कि एन एटम ऑफ हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है नीचे ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर मीन्स उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो ये तो बात सही है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2। और ये भी हमें पता है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2। जबकि इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 4। अब एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 4। अब हमें इस सिंबल से न्यूट्रॉन का डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, हमें प्रोटॉन्स का पता है कि ये 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 4। अब न्यूट्रॉन्स हम कैसे मालूम करेंगे, n को हम यहाँ रखेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। अब इस सिंबल से हमें ये चीज पता चली कि इसके अंदर प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 2 है। तो जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है, ये तो चीज सही है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4 न्यूट्रॉन्स है, तो ये चीज गलत होगी क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। ओके, सो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी को देखिए तो सी में कह रहा है कि हीलियम हैज अ प्रोटॉन ऑफ 4। अब इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो ये वाला है, ये यहाँ पे 4 नहीं है, 2 है। प्रोटॉन्स इसके अंदर 2 है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी जो है वो कह रहा है कि हीलियम ऑकर्स एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर आपका एटम ऐसे लिखा हुआ होता जैसे H2 या आपका N2 या सपोज He2, अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो हम देख के कह सकते थे कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास,
एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, so next question is also related to the same strategy और ये भी आपके previous exams में आ चुका है। The symbol for an atom of strontium is this. Okay, what is the neutron number? अब ये हमारे पास एक एटम है स्ट्रोंशियम, उसका सिंबल है नीचे 38 है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर आपका क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 38। एटॉमिक नंबर का मकसद है कि प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 38। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 38। और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या है, यहाँ देख के हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक मास है 90। और एटॉमिक मास का मकसद कि 90 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमें पता है कि 38 है, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 90। प्रोटॉन 38 है प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 90। हमें जो है वो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 90 और 38 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -38। तो 90 माइनस 38 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 52। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 52। अब ऐसा कोई भी एटम आपके पास आ सकता है, ऊपर जो चीज लिखी हुई होगी वो एटॉमिक मास होगा, नीचे जो चीज लिखी हुई होगी वो एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और मास को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। आप सिंपली क्या करोगे, एटॉमिक मास जो भी होगा उसमें से आप प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दोगे, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। ओके, so next is the atoms phosphorus and sulfur have the same what? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है फास्फोरस है, दूसरा है सल्फर है। तो इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि सेम है। तो अगर हम फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। इट मीन्स फास्फोरस के अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे 15, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 15 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मास होगा उसमें से आप प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे, 31 माइनस 15। ओके, 31 माइनस 15 आपका क्या आ जाएगा, 16 न्यूट। तो फास्फोरस के अंदर प्रोटॉन्स 15 है, इलेक्ट्रॉन्स 15 है, न्यूट्रॉन्स 16 है। जबकि सल्फर को अगर हम देखें तो ये नीचे आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 16 और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। आपका जो मास है 32, उसमें से आप प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे, 32 माइनस 16। तो 32 माइनस 16 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो प्रोटॉन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, सेम नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन्स इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, तो इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जबकि ए में पूछा जा रहा है न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन जो है वो जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती है, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे दोनों में प्रोटॉन्स का नंबर चेंज है जबकि न्यूट्रॉन्स का सेम है। तो ओवरऑल अगर हम न्यूक्लियॉन की बात करें तो वो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम नहीं है। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Okay, so next we have a question related to bio. A deficiency of vitamin A results in, हमें पता है कि विटामिन ए जो है वो हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो एक डिजीज कॉज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से हमें जो, अगर तो लाइट डिम है, कम लाइट है, तो उसमें हमें देखने में डिफिकल्टी होती है। जबकि अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, रिकेट्स जो है वो जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स डिजीज क्रिएट होती है जो कि बोन्स की डिजीज है। और जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी डिजीज होती है। और जब आपकी बॉडी के अंदर
विटामिन B7 या कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी जब कमी हो जाती है तो आपके पास जो है हेयर फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी डिजीज जन्म लेती है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वही है डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉजेस लॉस ऑफ एपेटाइट इन पुअर ग्रोथ। आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, ठीक है, और ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो अगर हम देखें कि जिंक जो होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें भूख भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, ग्रोथ पुअर हो जाती है। तो जब जिंक की कमी की वजह से ये सारा कुछ होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जबकि अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, गोइटर डिजीज होती है। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली जो बोन्स की जो एबनॉर्मेलिटीज होती है वो प्रोड्यूस होती है, और आयरन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस भी होगी, आपको फटिग भी फील होगा, और एनीमिया भी हो जाता है जिसमें ब्लड कम हो जाता है आपकी बॉडी में। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिंक। Next, we have a question related to chemistry. In the process of sublimation, what happens? अगर हम sublimation की बात करें या जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में जब होता है, उसको अगर हम जब हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट को फर्दर अगर हम थोड़ा हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। जैसे सपोज हमारे पास आइस है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम फ्रिज में से निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो मोस्टली सॉलिड्स जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होते, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद गैस में कन्वर्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही हम हीट देते हैं, थोड़ी भी हीट जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। तो जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड हीट करने पे डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, बीच में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स कौन सी है? एग्जाम्पल्स हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेल्ट नहीं होता, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास आयोडीन जो होता है, आयोडीन के हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, इनको भी जब हम हीट करते हैं तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है तो उनको सब्लाइम सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, नो। सॉलिड टर्न्स इनटू गैस, यस। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, नो। गैस टर्न इनटू वेपर, नो। यहाँ पे बात जो होगी वो होगी सॉलिड की और गैस की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, then next we have again same question related to the sublimation. Solids which undergo sublimation, इनमें से कौन से solids हैं जिनमें sublimation का process होता है? तो जो आपका आयोडीन होगा उसमें सब्लिमेशन होती है, आपके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में सब्लिमेशन होती है, आपके जो कैम्फर एंड नेप्थलीन होते हैं उनके अंदर सब्लिमेशन होती है। तो ये लिमिटेड सॉलिड्स हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक ऑप्शन हमारे पास आर्गोन है, तो आर्गोन जो आर्गोन खुद गैस फॉर्म में होता है। तो
ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में हो उसके अंदर सब्लिमेशन पॉसिबल है, गैस के अंदर सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। तो ए आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। बी आपका करेक्ट होगा। यस, आयोडीन को जैसे ही हम हीट करते हैं तो उसके वायोलेट कलर के वेपर्स बनते हैं डायरेक्ट, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। जबकि सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता। और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर सब्लिमेशन पॉसिबल नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, आयोडीन। Okay, so next question is genetic material within larger thread-like structure chromosomes is called। अब हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सेल वॉल। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। अब अगर हम फंजाई को देखें तो फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, अलजी के अंदर आपकी सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। आपके जो बैक्टीरिया है उनमें भी आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एमेबा जो है वो एक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एमेबा। एमेबा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ओके, then next we have another question related to the structure of atom chemistry. Which atom does not have a neutron? अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनमें से अगर हम देखें या पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वाहिद एटम ऐसा है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और वो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है। इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, जबकि एटॉमिक मास इसका 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। इट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। प्रोटॉन इसके अंदर एक है, न्यूट्रॉन इसके अंदर कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन ऐसा वाहिद एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सारे एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज ओरिजिनेट इन दी। अब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो जो बोन मेरो होता है उसी के अंदर आरबीसीज भी प्रोड्यूस होते हैं, उसी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उसी के अंदर आपके प्लेटिलेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सो बोन मेरो इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। आपके आरबीसीज बोन मेरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। Then next we have another question related to bio. Trachoma is a disease of। ट्रेकोमा जो डिजीज है वो किस चीज की डिजीज है? तो ट्रेकोमा एक इन्फेक्शियस आई डिजीज है जो कि किसी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो कॉर्निया है वो इफेक्ट होता है, आपकी आईज में इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और अगर तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए और रिपीटेड इन्फेक्शन हो तो ये परमानेंट जो है वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। तो ट्रेकोमा जो डिजीज है वो उसको बेसिकली इट इज द डिजीज ऑफ आई। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, आई। Then next we have another question related to bio। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। The fluid part of blood। अब हमारे ब्लड के अंदर जो चीज होती है, ब्लड के अंदर एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड के अंदर आपके ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स कौन से हो जाएंगे? आपके ब्लड सेल्स जो होंगे वो हो जाएंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स। तो आपके जो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट है, जबकि ब्लड सेल्स जो है वो सॉलिड पार्ट है। तो फ्लूइड पोर्शन आपके ब्लड के अंदर कौन सा होता है? प्लाज्मा। ओके, जबकि प्लेटिलेट्स और ब्लड सेल्स जो है वो सॉलिड, रिमेनिंग 45% जो होता है वो ये चीजें होती है, बाकी 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड फॉर्म में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Okay, next and last question is a sensitive layer of the eye। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, जो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आई के
बारे में पूरी डिटेल में बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली आ चुका है किसी एग्जाम में कि आपके आई के अंदर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी रेटिना। रेटिना जो होती है आपके आई के अंदर वो फोटो सेंसिटिव होती है, वहीं पे रॉड्स एंड कोन्स भी लगे हुए होते हैं। वो किसी भी लाइट को या कलर को डिटेक्ट करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं न्यूरल सिग्नल में। सो आइस की डिटेल अगर आपको देखनी हो तो लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते हैं। बाकी जो कोरॉइड है वो तो सेकंड लेयर होती है आई की आपकी। इसमें जो है ये वेस्क्यूलर पार्ट होता है, ये सेंसिटिव लेयर नहीं होती। स्क्लेरोटिक जो है वो स्क्लेरा से रिलेटेड है। आपकी आई के अंदर जो व्हाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरा होता है। कॉर्निया आपकी आईज की जो पहली लेयर होती है उसमें जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है। जबकि सेंसिटिव लेयर आपकी आईज के अंदर जो थर्ड वाली लेयर होती है रेटिना उसको कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Thank you very much. Sorry for the inconvenience due to my health. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करेंगे। Stay connected. Please subscribe to our channel and कोई भी आपको कमेंट हो या कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।